जो गाड़ियां आती हैं नेपाल की, वो इसी मलबे के ऊपर से होकर के गुजरती हैं और आगे बढ़ती हैं। आपदा में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया। काली नदी पर नेपाल ने तटबंध के तौर पर बड़ी दीवार बनाई, तब भारत ने कोई ऐतराज नहीं जताया। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी जमीन पर दीवार बनानी शुरू की, नेपाल को मिर्ची लग गई। हालांकि नेपाल की हर चालाकी के बीच भारत बुलंदी से अपनी दीवार बनवा रहा है। अब भारत नेपाल की ही तरह अपनी भी ये दीवार बना रहा है। जिस दीवार पर इस समय मैं खड़ा हूं, दीवार के ऊपर एक चट्टान पर ये जो आप लंबी दीवार देख रहे हैं, ये दीवार अब भारत बनवा रहा है, जो कि अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। यहाँ गढ़कोला इलाके में हम हैं। गढ़कोला इलाके से ये दीवार शुरू हो रही है और आगे जाकर के ये 1 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद एक दूसरी दीवार है, बीच में बस्ती है, और जो दूसरी दीवार है वो भी 1 किलोमीटर की है और डूब पानी इलाके में वो पड़ती है। काली नदी के छोर पर भारत करीब 2 किलोमीटर लंबी दीवार बनवा रहा है, जो काली नदी पर तटबंध का काम करेगी। इस दीवार को मुकम्मल होने में करीब 77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खटखोला और डूब पानी में ये दीवार भारत बनवा रहा है, लेकिन नेपाल की तरफ से दीवार बनाने वाले मजदूरों पर पत्थरबाजी की जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि काली नदी पर भारत दीवार न बनवा सके। यहाँ पर जो दीवार बन रही है, आगे जाकर के जब मजदूर काम कर रहे थे उस समय जो नेपाली नागरिक हैं, उन्होंने हमारे मजदूरों पर पत्थरबाजी की ताकि वो काम नहीं कर पाए। जो नेपाल के नागरिक हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर भारत ये दीवार बनाएगा तो जो नदी का पानी है, काली नदी का पानी, वो उनकी ओर जाएगा और उनको नुकसान करेगा। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी के बावजूद भी भारत तेजी से अपनी दीवार बनवा रहा है। काली नदी के उस छोर पर नेपाल ने जो दीवार बनाई है, उससे कहीं मजबूत और चौड़ी दीवार भारत बनवा रहा है। नेपाल और भारत की दीवारों में अंतर यह है कि नेपाल की दीवार काफी पतली है, जबकि भारत में बन रही ये दीवार 4 फीट चौड़ी है, जिस पर 2 लोग आसानी से अगल बगल चल सकते हैं। भारत की दीवार काफी मजबूत और चौड़ी होने के कारण इसके काम में जो जमीन चाहिए वो भी ज्यादा लग रही है। ग्राउंड जीरो पर नेपाल की दादागिरी के सबूत मिल रहे थे, लेकिन उस हकीकत को जानना भी जरूरी था, जिसकी वजह से नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। न सिर्फ वो आंखें दिखा रहा है, बल्कि काली नदी की जमीन पर कब्जा तक करने में लगा है। अब समझिए कि भारत की मुश्किलें कहां शुरू हुई। मैं इस समय भारत के दशकों पुराने एक तटबंध पर खड़ा हूं, जिसके बाद काली नदी है। पहले ये काली नदी यहां इस तटबंध से थोड़ा दूर बहती थी, लेकिन नेपाल ने इसी काली नदी के भीतर करीब 10 साल पहले एक तटबंध बना लिया और वो जो तटबंध और महाकाली कॉरिडोर बनाया, वो महाकाली कॉरिडोर पूरी तरीके से नदी का इंक्रोचमेंट था। काली नदी के भीतर नेपाल ने अपना महाकाली कॉरिडोर बना लिया, जिसके अंतर्गत एक सड़क बनी और एक दीवार तटबंध बना। नेपाल की साजिश का हर सबूत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो रहा था। हैरानी तब हुई जब हमारे हर मूवमेंट को नेपाल की आर्मी नोटिस करने लगी। न सिर्फ नोटिस करने लगी, बल्कि हमारी हरकतों पर नजर रखने के लिए काली नदी के छोर पर नेपाल सेना के जवान तक तैनात कर दिए गए। भारतीय क्षेत्र में एबीपी न्यूज की टीम और उसके कैमरे को देख करके नेपाल की आर्मी यहां पर आ गई है और लगातार निगरानी कर रही है। हम काफी देर से यहां काम कर रहे हैं, लेकिन आर्मी नहीं थी नेपाल की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेपाल की आर्मी के कई सारे जवान आ गए हैं और वो लगातार उन इलाकों में निगरानी कर रहे हैं जहां जहां एबीपी न्यूज की टीम जा रही है। जब काली नदी की लहरों पर नेपाल की साजिश तैर रही थी, तब ये जानना भी जरूरी था कि दबे पांव नेपाल काली नदी से सटी कितनी जमीन पर कब्जा जमा चुका है।
ये जानने के लिए हमें अभी साजिश की और कड़ियों को जोड़ना बाकी था। धारचूला की दुर्गम पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों पर हमारे कदम बेसाख्ता आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली से मीलों का सफर तय कर हम नेपाल की जिस साजिश के सफे खंगालने आए थे कि आखिर नेपाल ने काली नदी पर कब्जे वाले उस षड्यंत्र को कैसे और कब आगे बढ़ाया, अब ये जानने और समझने की बारी थी। अब समझिए कि किस तरह से नेपाल ने कुदरत की मार की आड़ में काली नदी की जमीन को कब्जा किया है। अब ये सामने बादल फटने से जो मलबा आया था, उस मलबे के कारण नेपाल की जो सड़क थी वो बाधित हुई है, लेकिन उस सड़क से कई गुना ज्यादा मलबा नदी की ओर है और अब नेपाल अपनी उस पुरानी सड़क को ठीक नहीं करा रहा, मलबा नहीं हटवा रहा, बल्कि उसी मलबे के ऊपर से सड़क बनवा रहा है। यानी जाहिर है कि उस सड़क के आगे का जो मलबा था वो भी अब स्थायी रूप से नेपाल का हिस्सा हो जाएगा। आपदा की आड़ में नेपाल का मिशन कब्जा आगे बढ़ा था, ये तो समझ आ चुका था, लेकिन नेपाल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और किसकी शय पर कर रहा है, इस सच को जानना भी जरूरी था। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इतने हालात बिगड़े हुए हैं कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो लगातार पत्थर चलाते रहते हैं हमारे मजदूरों पर। नेपाल हमेशा से यही दावा करता आया है कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा जो भारतीय जमीन है, जिसको लेकर नेपाल के द्वारा हर समय यहाँ पे पत्थरबाजी की जाती है, जो एक इनका एक रवैया ही हो गया है, जो लगातार भारत पे अपना दबाव बना के उन पे एक कब्जा करना चाहते हैं। यानी धारचूला से करीब 90 किलोमीटर दूर जमीन के जिस टुकड़े पर नेपाल भारत से बैर बढ़ाकर बैठा है, उसी का साइड इफेक्ट काली नदी के छोर पर बसी नेपाली बस्तियों पर हुआ। जब से भारत काली नदी पर दीवार बना रहा है, तब से करीब 5 बार नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हो चुकी है। पत्थरबाजी के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर पर कितना तनाव होता है, इसका मीटर भी हमने मापा। ये बताइए कि आप लोग ये काम करवा रहे हैं, भारत की दीवार बनवाने का काम, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है सर, जब भी हम अपना ये पानी डाइवर्जन करने के लिए अपना मशीनरी लेके आते हैं तो ये नेपाल वाले जो लोग हैं वो पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो मशीनें भी फूट गई और ऑपरेटर तक को भी चोट लगी है उसमें। तो क्या बड़ी तादाद में पत्थर आता है? हाँ सर, ये बड़े बड़े पत्थर लोग वो गुलेल बना के मारते हैं। कम से कम 50-100 की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं बराबर। बाढ़ के बाद काली नदी का बड़ा हिस्सा भारत की सीमा में बह रहा है, जबकि जो जगह भारत की है उस पर मलबे का ढेर लगा है। इसी जमीन के टुकड़े पर नेपाल की नजर है। अब ये जानना भी जरूरी था कि नेपाल की दादागिरी के बीच भारत कैसे काली नदी पर दीवार बनाने के काम को धार दे रहा है। डिस्प्यूट ये है कि नेपाल साइड में नेपाल के लोगों ने अपने तटबंध बनाए हैं और बना रहे हैं, और इंडिया साइड में हम लोग बना रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना तटबंध बनाया है, जिसमें इंडिया के पब्लिक ने, प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं की है। पब्लिक की तरफ से थोड़ी सी बात आई थी और उन्होंने उस बात को उठाया था, लेकिन वो मौके पर ही शॉर्ट आउट कर दिया गया था। काली नदी पर भारत दीवार बनाने का काम 50% तक मुकम्मल कर चुका है, जबकि बाकी बचे काम को पूरा किया जा रहा है। यहाँ एक बात और समझ में आई, जिसके बूते नेपाल के मिशन कब्जा को ताकत मिली। मेरे पास अपना और अपने सहयोगियों के कई मोबाइल हैं। इन सभी मोबाइल में नेपाल टेलीकॉम लिखकर आ रहा है, कोई भी भारतीय नेटवर्क इसमें नहीं आ रहा है। काली नदी पर नेपाल भारत विवाद काफी हद तक सुलझ चुका है। पिथौरागढ़ प्रशासन की यही दलीलें भी हैं और दावे भी। काली नदी पर नेपाल की विस्तारवादी सोच को डिकोड करने के बाद
हमारी पड़ताल यहीं खत्म हुई और हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की तरफ। और अब देख लेते हैं सुर्खियां, छोटा सा ब्रेक। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दंतकांति सेंसिटिव है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट, जिसमें है 21 जड़ी बूटियां जो सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट आराम। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया। D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल, 16 अंडों में 17 गिलास दूध के बराबर है। न्यूट्रेला सोया चंक्स माने हेल्दी प्रोटीन का धाकड़ विकल्प। पंजाब और पंजाबियत की परछाई एबीपी साझा अब पंजाब के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म एयरटेल और टाटा प्ले पर उपलब्ध है। आप एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून। इसकी प्रस्तुतकर्ता सिग्नोरावेयर आपके हर दिन के चैलेंजेस को करेंगे आसान। सिग्नोरावेयर के कुकवेयर, लंच बॉक्सेस, किचनवेयर और भी बहुत कुछ। सह प्रायोजक A2 Xenox इंटेलिजेंट स्टील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सलूटा गोल्ड TMT सरिया, मजबूती सब कुछ है। पीएम मोदी को लेकर एबीपी न्यूज पर मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर सियासी बवंडर। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट बोली, चुनाव के वक्त विक्टिम कार्ड क्यों खेलते मोदी। राष्ट्रपति पर विवादित बयान को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच के बीच एसीबी ने जल बोर्ड में अनियमितता को लेकर दर्ज की एफआईआर। बीजेपी ने सिसोदिया की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, इन लुटेरों से सावधान रहें। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा। एयर शो के दौरान 2 मिलिट्री विमान आपस में टकराए, 6 लोगों की मौत। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीता। पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने उतरा इंग्लैंड।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं इंडोनेशिया में होने वाली G20 सम्मेलन की। G20 सम्मेलन होना है इंडोनेशिया में, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बाली जाएंगे। बाली तैयार है, मोदी का इंतजार हो रहा है। बाली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हैं, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के हिंदू बहुल आबादी वाले इस द्वीप क्षेत्र में। यहाँ पर हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर और हिंदू छाप हर जगह देखी जा सकती है। तो आइए जरा आपका भी परिचय कराते हैं बाली के इस हिंदू पहचान से और यहाँ के मंदिरों के दर्शन आपको कराते हैं, किस तरीके के मंदिर यहाँ हैं और बाली के हिंदू मंदिरों में और भारत के हिंदू मंदिरों में समानताएं क्या हैं, विविधताएं क्या हैं। तो चलिए, इस वक्त हम यहाँ पर हैं जो कि इंडोनेशिया के बाली का नौसा दुआ इलाके का जगन्नाथ मंदिर है। इसे नाम दिया जाता है जगन्नाथ पूजा मंडल, यानी ये पूजा स्थान है जगन्नाथ का। और जगन्नाथपुरी का मंदिर भारत में है, उड़ीसा में है और उड़ीसा से एक बेहद खास नाता बाली का भी है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को उड़ीसा के खासतौर पर उत्कल के इलाके के अंदर बाली यात्रा मनाया जाता है, यानी वो दिन जब लोग व्यापार के लिए इंडोनेशिया के बाली द्वीप जाया करते थे। और करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये नाता है भारत का और इंडोनेशिया के बाली का। एक बहुत खास चीज आपको यहाँ की बाली के मंदिरों में देखने को मिलेगी। हर मूर्ति जिसे माना जाता है अगर वो जागृत मूर्ति है तो उसके ऊपर आपको ये इस तरीके का जो सफेद और काली चौकड़ी का कपड़ा है वो आपको मिलेगा। और हर मूर्ति के ऊपर, उसके माथे पर भी और खास तौर पर उसके जो कटी स्थान है, यानी कमर से नीचे का स्थान जो है वो इस तरीके से कपड़े से ढका होगा, यानी ठीक उसी तरीके से जैसे आप कटी वस्त्र पहनते हैं या अंग वस्त्र पहनते हैं उसी तरीके से। और इसके पीछे भी बाकायदा एक लॉजिक दिया जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान इसलिए ढका जाता है क्योंकि ये काला और सफेद यानी एक संतुलन है, ये प्रकृति के संतुलन को नोटिफाई करता है, प्रकृति के संतुलन को बताता है। और खास तौर पर ये जो चीज है जिसे कहा जाता है यहाँ पर, ये जो ऑफरिंग है, यानी ये इस तरीके की पाम की पत्तियों के अंदर फूल इस तरीके से हर मूर्ति के आगे आपको हर घर परिवार, हर चौराहे पे, हर स्थान के ऊपर आपको इस तरीके से रखे हुए मिल जाएंगे। और ये फूल भी अलग अलग चीज़ को नोटिफाई करते हैं, यानी अलग अलग चीज़ को बताते हैं। इसके अंदर अलग अलग देव प्रतीकों के अनुसार फूल की पत्तियों का चयन किया जाता है। और कहा जाता है कि ये गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक का एक तरीके से स्वरूप है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मुझे अगर कोई भी फूल, पत्ती या पानी प्रेम से, श्रद्धा से देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। और इसीलिए यहां पर हर कोई इस तरीके से चढ़ाता है और माना जाता है कि यह उसी का प्रतीक है। चलिए आइए अंदर आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर कैसा है बाली का और यहां पर किस तरीके से आपको मंदिरों का आकार आपको मिलता है। मंदिर के द्वार पर नीचे स्वस्तिक का निशान बना हुआ है गेट के ऊपर ही। साथ ही दक्षिण भारत के अंदर जिस तरीके के मंदिर मिलते हैं लगभग उसी तरीके से काले पत्थर का प्रांगण है इस मंदिर का, लेकिन सफेद हाथी जो हैं वो दोनों तरफ हैं। यहाँ पर मूर्ति का कोई विशेष बड़ा गर्भगृह नहीं है जिस तरीके से भारतीय मंदिरों में होता है, लेकिन ये एक विशाल जो आप देख सकते हैं ये जो शिखर की तरह कहा जा सकता है, बस ये शिखर है और इस शिखर के नीचे ही पूजा स्थान है जहाँ पर ये ध्वज लगे हुए हैं। और ये ध्वज भी जो हैं ये अलग अलग इलाकों के अंदर आपको अलग अलग तरीके के ये ध्वज मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये एक पूजा स्थान यहाँ पर अलग से बनाया हुआ गया है जहाँ पर पूजा की जाती है। और साथ ही यहाँ पर मंदिर की तरह यहाँ पूजा का स्थान भी बनाया गया है। यहाँ पर पूजा के अक्षत रखे हैं, चावल हैं, इसके अलावा पुष्प यहाँ पर हैं, अगरबत्ती हैं और लोग यहाँ से पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ भी पूजा का एक स्थान बनाया गया है और लोग जो भी आते हैं वो अपने पूजा का जो सामान है या इस तरीके की जो टोकरियाँ हैं, छोटी सी टोकरियाँ हैं जिस तरीके की हमने देखी थी, ये जो टोकरियाँ हैं ये यहाँ पर पूजा की तरह भगवान को अर्पित की जाती हैं। और भगवान का जो मूल स्थान है वो ऊपर है और ये जगन्नाथ मंदिर है यहाँ का। और इस तरीके से यहाँ पर मंदिर जो हैं वो आपको पूरे इलाके के अंदर बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे पूर्वजों की भी पूजा होती है। नामों में आपको सरस्वती मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पद्मजा नाम होगा, बहुत सारे जो नाम हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा महादेव का नाम यहाँ पे मिलता है, साथ ही यहाँ पर श्री जो है वो नामों में अंकित आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू पहचान से जुड़ी हुई हैं वो आपको यहाँ बाली के लगभग हर इलाके के अंदर देखने को मिलती हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक हिंदू आबादी
केवल बाली के अंदर रहती है, जहां हिंदू आबादी का जो घनत्व है वो करीब करीब 89 या 90% तक है। और इस लिहाज से माना जाता है कि ये दुनिया में हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत पुराना भी और साथ ही बेहद ज़्यादा प्रचुर संख्या में हिंदुओं की आबादी वाला इलाका है, जहां पर भारतीयों ने ख़ास तौर पर जो भारत से आया हिंदू जो पहचान है या जो उसका हिंदू धर्म है, उसने यहाँ पर न केवल अपनी पहचान को बनाए रखा है बल्कि उसके एक नए स्वरूप को भी जन्म दिया है, जो कि भारत के हिंदू धर्म से पूरी तरह से मिलता हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही भगवान को मूल माना जाता है और उसके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और भारत के अंदर जिस तरीके से अन्य देवी देवता हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान के का महादेव स्वरूप है उसकी पूजा होती है, जगन्नाथ स्वरूप की यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा बाली में भी होती है। और इसे ही जो सृष्टि का ट्रिनिटी कहा जाता है या त्रिदेव भारतीय संस्कृति के अंदर कहा जाता है, हिंदू संस्कृति के अंदर कहा जाता है, उसकी वो पहचान आपको बाली में भी देखने को मिलती है। और भारत से करीब करीब 6-7 हजार किलोमीटर दूर इस तरीके से यहाँ पर हिंदू पहचान, हिंदू नामों को देखना किसी भी भारतीय के लिए या हिंदू जो रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, उसे मानने वाले के लिए बड़ा रोमांचित करने वाला है। और साथ ही ये बताता है कि किस तरीके से इंडोनेशिया ने भी इस हिंदू बहुल द्वीप को न केवल बचा के रखा है, संरक्षित किया है, बल्कि यहाँ पर जो हिंदू पहचान है वो भी अपने आप में पल्लवित हो रही है। और यही शायद यही वजह है कि ये दुनिया में विविधताओं को समाहित करने की जो कोशिश है, उसी की दृष्टि से इंडोनेशिया ने बाली के इस जगह को चुना है G20 के शिखर बैठक के लिए, क्योंकि धर्म के साथ अर्थ को जोड़कर ही काम और मोक्ष का रास्ता निकल सकता है। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ प्रणय उपाध्याय, बाली, इंडोनेशिया, ABP न्यूज। तो बाली में हिंदू मंदिर देखना वाकई बहुत ही दिलचस्प था और प्रणय उपाध्याय के जरिए आप न केवल इंडोनेशिया से जुड़े हुए तमाम हिंदू प्रतीकों को देख पाएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और G20 से जुड़ी सभी खबरें देख पाएंगे। अब चलिए वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली में हसीब उल हसन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद हैं, वो जो हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गए थे, अब उनको पुलिस उतारने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें सीधे वहीं से आ रही है। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले वरुण जैन के जरिए ये खबर हमने आपके सामने रखी थी और देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी एक क्रेन के जरिए हसीब उल हसन तक पहुंचे हैं, उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है हसीब उल हसन को उतारने के लिए। देखिए बिल्कुल विकास, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है संजीत आचार्य, वो यहाँ पर पहुंचे थे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके बाद अब पुलिसकर्मियों ने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद वो नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा था। जो संजीत आचार्य यहाँ पर पहुंचे तो एक शख्स ने उनके मुंह पर कालक भी पौध दी। जब भीड़ काफी उग्र होती नजर आई तो पुलिस उनको दूर यहाँ से निकाल कर ले गई और उसके बाद जो कागजात थे वो यहाँ तक जो हसन है उन तक उनके डॉक्यूमेंट से पहुंचाए गए। काफी घंटों से करीब 10:30 बजे के आसपास वो इस टावर पर चढ़ गए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 घंटे से ऊपर ही मौजूद है। और अब पानी दिया जा रहा है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा उनको। उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि सीढ़ियों के जरिए उनको सकुशल नीचे उतारा जाए। कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके कागजात जमा किए गए थे, वो कागजात जो थे वो अब यहाँ पर लेकर आए गए, उनको दिए, पुलिस कर्मियों को दिए गए और अब पुलिस कर्मियों के द्वारा जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन तक हसन तक पहुंचा दिए गए। देखिए पहला पैर उन्होंने सीढ़ी पर रख दिया है फायर ब्रिगेड की, नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चढ़ तो गए थे लेकिन 3 घंटे तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहने के कारण कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी जानते हैं कि शरीर काफी सुन्न पड़ गया होगा, पैर भी काफी सुन्न पड़ गए होंगे। ऐसी परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई से करीब 30 फीट 25 से 30 फीट की ऊंचाई से उनको नीचे सुरक्षित उतारना, ये भी अपने आप में एक टास्क होगा। बहुत संयम बरतना पड़ेगा, बहुत ही गंभीरता से उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना होगा। इसलिए फायर के देखिए आप कर्मचारी एक एक करके उनका जो पैर है वो सीढ़ी पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो संजीत आचार्य जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उनके मुंह पर भी यहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने कालक पौध दी। उसके बाद भीड़ काफी उग्र हुई, तब वो यहाँ से भागते हुए नजर आए। और अब आप देखिए विकास, किस तरीके से जो हसन है उनको अब नीचे उतारा जा रहा है। कोशिश यही कि ठीक ठाक आरोप लगाए थे हसीब उल हसन कि उनके जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं,
वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रख लिए ताकि वो निर्दलीय ना लड़ पाए। तो ये दस्तावेज सत्याग्रह था जो हसीबुल हसन का, वो सक्सेसफुल हो गया है, दस्तावेज उनको वापस मिल गए। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सत्याग्रह था वो कामयाब हुआ, हसीबुल हसन की जीत हुई, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी टिकट कट गई, उनको इस बात का दुख नहीं है, लेकिन उनके जो कागजात इसलिए जब्त कर लिए गए हैं, जमा कर लिए गए हैं और नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली किसी तरीके से चुनाव ना लड़ पाए। हसन का यह दावा था कि जो आसपास के इलाके में काफी लोकप्रिय हैं और ऐसा आम आदमी पार्टी को शायद हो सकता है लग रहा हो कि वो जो जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उसको डेंट दे सकते हैं, इसी वजह से उनके जो कागजात है नहीं लौटाए जा रहे और वो खुद यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। आसपास लोग भी इकट्ठा हुए थे जो नारेबाजी कर रहे थे कि आप नीचे उतर आए, हम वोटों के जरिए जो सबक है वो पार्टी को सिखाएंगे, लेकिन वो हसन जो थे तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज उन तक नहीं पहुंचते जो उनका अधिकार है तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे और आखिरकार अब उनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। देखिए कोई एक टैबलेट भी, दवाई भी उनको दी गई है। कहीं ना कहीं ये बात फायर ब्रिगेड की एक्सपर्टीज होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो, इतने घंटों से हसन अगर ऊपर चढ़े हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर फर्क पड़ा होगा, उनका जो पैर है वो सुन्न हो गए होंगे और अब ऐसे में कागजात तो पहुंच गए हैं लेकिन सुरक्षित नीचे उतरना ये भी अपने आप में एक टास्क होगा और उसी टास्क को पूरा करने के लिए जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं दिल्ली फायर सर्विस के, वो अब यहाँ पर सीढ़ियों के साथ हसन तक पहुंच चुके हैं। उनको उनके दस्तावेज दे दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं, फाइल के अंदर कागजात थे और उसके बाद अब जब वो नीचे उतरना चाहते हैं तो कुछ टाइम जरूर लिया जा रहा है क्योंकि जल्दबाजी जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है, मुश्किल का सबब हसन के लिए भी बन सकती है क्योंकि अभी भी नीचे करीब 25 से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे लाना, वो भी कोई शख्स अगर 3 से 3.5 घंटे से ऊपर एक ही पोजीशन पर, एक पिलर पर, एक आप रॉड अपनी पर बात जारी रखिए और आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, कैसा वो इलाका है, किस जगह पर ये हाई टेंशन वोल्टेज वाली लाइन है और खंबा है, पूरा जो आसपास का मंजर है वो भी सब बताते रहिए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आसपास की पूरी तस्वीरें दिखाएं। पहले मैं आपको इलाका दिखा दूं, बेहद कंजस्टेड इलाका है। यहाँ पर जो कबाड़ का जो काम है वो होता है, ये शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे की जगह है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कंजस्टेड यहाँ पर जो कबाड़ का जो काम है बेसिकली वो यहाँ पर होता है और बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर लगा ये हाई वोल्टेज वायर वाला जो टावर है वो आप देखेंगे यहाँ पर ये टावर है बेहद ऊंचा और इसी पर सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जो हसन है वो यहाँ पर इस खंबे पे इस खंबे पर चढ़ गए थे और आप देखिए आसपास किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। लोगों के लिए एक आप इसे कहें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ये बना हुआ है कि कब हसन नीचे उतरेंगे। उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आसपास की तस्वीरें थोड़ा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ा सा आगे आते जाए, दिखाएं किस तरीके का ये बेहद संकरी गली है जो कि आगे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। देखिए आपको ऑटो नजर आ रहे होंगे, वो जो ऑटो नजर आ रहे हैं वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने की जो सड़क है वहां पर वो सड़क जाती है और ये बेहद जमुना के किनारे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से करीब 100 मीटर उसके अपोजिट में। और साथ ही अब ये देखिए हसन लगभग सीढ़ी पर विकास चढ़ चुके हैं और नीचे उतरना उन्होंने शुरू कर दिया है। कैमरामैन थोड़ा सा और आगे आए तो तस्वीरें यहाँ से और साफ नजर आ पाएगी क्योंकि ये देखिए ये हसन है, करीब 10:30 बजे 10:15 बजे के आसपास चढ़े थे तो करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय कुछ इस तरीके से यहाँ पर चढ़े रहने के बाद हम बात भी करेंगे सीधा हसन जैसे ही नीचे उतरेंगे। विकास बस कुछ ही पल का इंतजार है, नीचे उतरेंगे और उसके बाद हम इनसे बात आप आ जाओ हसन साहब, डॉक्यूमेंट्स मिल गए आखिरकार आपके सत्याग्रह की। पार्षद हैं वो अब देखिए हसीबुल हसन पैरों में चोट भी लगी हुई है। विकास प्लास्टर, इनके पैर में प्लास्टर था, इसी प्लास्टर की स्थिति में चोटिल अवस्था में ये अपने इस डॉक्यूमेंट सत्याग्रह के लिए इस टावर पर या खंबे पर कहें
आप देख सकते हैं पैर में प्लास्टर है, पैर में चोट भी लगी हुई है, छोटी अवस्था में पार्टी दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करता और ये नगर जाते कि हमारे पास पेपर नहीं है। पूरे देश की चैनल के सामने इन्होंने दिखा दिया कि इनके पेपर इनके पास थे। इन्होंने देखिए पार्टी डर गई थी आपसे? नहीं, पार्टी आप लोगों से डर गई। आम आदमी पार्टी देश की मीडिया से डर गई। देखिए ये मैं चुनाव कौन से लड़ूंगा ये तो मैं आपको शाम में बताऊंगा या कल बताऊंगा, मगर मुझे ये पता है कि आज लोकतंत्र में आज चौथे स्तंभ की जीत हुई है, आप लोगों की जीत हुई है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों के कारण मेरे पेपर आए मुझे। साजिश है आपके डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्स रखे थे आप? जी, साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट भेज दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था 3 दिन पहले। कौन डॉक्यूमेंट लेकर आया था? वो कौन शख्स? वो पार्टी का जिला अध्यक्ष था जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने। वो पार्टी का जिला अध्यक्ष था डॉक्टर आचार्य, जिसका मुंह काला करा गया है। लोगों की भी भीड़ है, क्या लगता है लोगों का समर्थन? ये पूरा आप चैनल को दिखाइए ना पूरे देश को, कितने हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हुए। आपके सत्याग्रह की जीत हुई? देखिए जीत आप लोगों की हुई। अगर आप लोग ना होते तो ये लोग कभी घुटने के बल नहीं आते और मेरे पेपर यहाँ देने नहीं आते। खून क्या है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। दुर्गेश पाठक आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैसेज भी दिखाऊंगा मैं आपको। आपसे भी पैसे मांगे? आपसे पैसे मांगे? मुझसे पैसे, मेरे पास में 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। मांगे गए थे मगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। इतना पैसा मांगा गया था, मेरे पास देने के लिए नहीं है। मैं 3 करोड़ नहीं दे सकता। आप एक काम कीजिए, ये इलाके की जनता है, 213 में आप खड़े हुए हैं, आप घर घर जाइए और मालूम कीजिए कि किसका हक बनता है और टिकट किसे दिया गया है। जो माफिया है यहाँ का, गुंडा है, उसे टिकट दिया गया। 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये जनता बताएगी मैं कब लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा। आपकी तबियत ठीक है? तबियत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने, मैं फिर कहूंगा, आप सबका धन्यवाद। एबीपी न्यूज लगातार आप सभी। जी, एबीपी का धन्यवाद, सारी मीडिया का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पेपर मुझे दिलवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पेपर मुझे दिलवा दिए। बस आपके आगे की रणनीति होगी जो नहीं। देखिए निर्दलीय लड़ूं या सिंबल से लड़ूं तो कल बताऊंगा। टिकट के बदले मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए, ये कहना है हसीबुल हसन का, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद का। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन अपने टिकट नहीं काटे जाने के अलावा अपने दस्तावेज जब्त किए जाने से नाराज थे और इसलिए वो दस्तावेज सत्याग्रह करने के लिए बिजली के खंभे पे चढ़ गए। उन्होंने वहां से फेसबुक लाइव किया। उन्होंने आरोप लगाया दस्तावेज तो वापस मिल गए, लेकिन दस्तावेज वापस मिले उससे पहले 3 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए थे, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। वो जो टिकट था 213 वार्ड का, वो 3 करोड़ रुपए में किसी दूसरे शख्स को भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज के जरिए आपके सामने वरुण जैन रखेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत।